हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर 3 कृतिका भाग मैं लेकर आई हूँ। क्लास 10th का है। प्रश्न पहला है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते गंतोक, गंतोक जो था इतना झिलमिलाते तारे दिखाई दे रहे थे पहाड़ों के पास, उसे देखकर उसका मन जो सम्मोहित हो जाता है लेखिका का। इसमें जो है इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन को सम्मोहन जगा रहा था। उनका मन जो है मस्त हो जा रहा था, उनका मन जाग जा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था और बहुत ज़्यादा उस प्रकृति के दृश्य को, उस पहाड़ों को, उस गंतोक को देखकर लेखिका का मन जो है वह सम्मोहित हो उठा। प्रश्न 2, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। गंतोक एक ऐसी पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनत कश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरमय बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। मेहनत कश का मतलब ही होता है परिश्रमी लोग, जहाँ पे लोग पहाड़ों पे चढ़कर जाना आना काम को करना। स्कूल के बच्चे भी पहाड़ों पे जाना, पैदल चलना, पत्थरों को तोड़ना, सारे काम बड़े मेहनत से करते हैं, इसीलिए इन्हें मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। प्रश्न 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर है इसमें, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पे, किसी सुनसान स्थान पे, कोई टापू स्थान पे उस पे मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। 108 पताकाएं अगर किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले की या बौद्ध धर्म का है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वीरान स्थान में किसी टापू में 108 पताकाएं जो होती है सफ़ेद रंग की होती है उसे फहराया जाता है। किसी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। जिन्हें उतारा नहीं जाता वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। अगर जैसे किसी शुभ कार्य को करना है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाएंगी, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो किसी की मृत्यु पे कभी भी रंगीन पताकाएं नहीं फहरती है, बल्कि कौन सी पताकाएं फहरती है, सफ़ेद। तो ध्यान देना है, सफ़ेद जो पताकाएं हैं वह किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है और जो रंगीन पताकाएं हैं किसी शुभ अवसर पे फहराई जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना। अगला है प्रश्न 4 है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। क्योंकि वो गाइड था, वो सबको जीप में बैठाकर यहाँ वहाँ घुमाता था, इसीलिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देता था। और गाइड ऐसा ही होना चाहिए, नार्गे जैसा ही होना चाहिए। इसमें है, जितेंद्र ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्रकृति की सुंदर दृश्यों को दिखाया, भौगोलिक स्थिति, वहाँ का जनजीवन की ढेर सारी जानकारियाँ दी। सिक्किम में गंतोक से, इसमें है सिक्किम से गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूलों से लदी वादियाँ सब दिखाया। दूसरा है, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं, जब यहाँ किसी बुद्धिस्ट के अनुयायी की मौत होती है तो 108 पताकाएं, 108 झंडे जो है उस पे मंत्र लिखकर उस मरने वाले की आत्मा को शांति के लिए फहरा दी जाती है किसी एकांत स्थान पे। तीसरा है, रंगीन पताकाएं किस नए कार्य की शुरू होने पर लगाई जाती है। वो रंगीन पताकाएं कोई भी शुभ अवसर, शुभ काम हो रहा है तो रंगीन पताकाएं फहराते थे। कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। यह धर्म चक्र अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि ये धर्म चक्र है जो इसे घुमाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। नंबर 6 है, यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलता है।
नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया। इसके बाद है इसमें आगे है, नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान की स्विट्जरलैंड है, इतनी सुंदर है कटाव। युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही दिखेगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा कि फूलों की सजी हुई सेज रखी हुई है, एक बिस्तर है फूलों का, ऐसा दिखाई देगा। इतनी सुंदर कटाओं का दृश्य होता है। इस तरीके से वह पूरा विवरण जो है वह लेखिका को देता है। प्रश्न 5 है, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है? उत्तर है इसमें, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका के बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म का चक्र है, एक झोपड़ी टाइप में रखा हुआ था और जो भी उसको घुमाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। जिस प्रकार से हिंदू लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, उसी तरीके से इस चक्र को घुमाने से भी सारे पाप धुल जाएंगे। इसीलिए उनको लगा कि भारत पूरे विश्व की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। उन्हें ऐसा लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है, पूरा भारत एक जैसा है। प्रश्न 6 है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण होना चाहिए। गाइड का मतलब ये होता है जो हमें कहीं पे पर्यटन पे घूमने जाते हैं और हम उसकी गाड़ी को बुक करते हैं, वो हमें तमाम जगहों की सैर कराता है, हमें घुमाता है, हमें दिखाता है जगहों का। उत्तर है, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य भी कर रहा था, सबको दिखाने का, बताने का भी कार्य कर रहा था। प्राय गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो होने चाहिए थे। किसके अंदर? नार्गे के अंदर, जितेन नार्गे के अंदर। पहला है, एक कुशल गाइड में वो स्थान, भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक सभी जानकारियां थी, नार्गे के सम्यक रूप से थी। नंबर 2 है, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था, उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा है, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, ताकि सुंदर से सुंदर जगहों का परिचय दे, जानकारियां दे, ताकि लोगों को अच्छा लगे कि हाँ, हमारा जो गाइड है वो बहुत ही अच्छा है। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था, अपनी बातचीत से लेखिका को प्रभावित कर देता था। जैसे, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक सुयोग्य गाइड ऐसा ही होना चाहिए। प्रश्न 7 है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तन, चेंज होते हुए रूपों को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर लेखिका चढ़ती जाती थी, हिमालय विशाल से विशाल होता चला जाता था। छोटी से छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती थी, घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं, वादियां चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जल प्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच खलखलाती सी निकलती हुई धाराएं मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, तो कहीं पीलापन लिए नजर आता है सूर्य की रोशनी से, तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है, कहीं पथरीला है, कहीं सफ़ेद है, कहीं रंगीन है। अलग अलग दृश्य पहाड़ी इलाकों के दिखाई देते हैं लेखिका को। प्रश्न 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती है।
वह रोमांचित थी, वह पुलकित थी। लेखिका जो विराट स्वरूप को, उस हिमालय पर्वत के स्वरूप को देखती है, उसका अनंत विराट स्वरूप देखकर एकदम मौन हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। ऐसा लगता है कोई ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे दृश्यों को अपने भीतर समेट लेना चाहती है, सारे सुंदर दृश्यों को वो अपने भीतर दबा लेना चाहती है। वह रोमांचित है, वह पुलकित है, वह बहुत ज़्यादा खुश है। कौन? लेखिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 9, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर देते हैं? उत्तर है इसमें, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमल लांगी पहाड़ी औरतों को दृश्य झकझोर देता है। इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ी औरतें होती हैं, इसके बावजूद भी वो परिश्रम करती हैं, पत्थरों को तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं। यह काफी विचलित हो जाती हैं, काफी आश्चर्य हो जाता है। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे, कईयों की पीठ पर डोको बड़ी टोकरी, उनमें बच्चे बंधे हुए थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रही थी। नदी, फूलों की वादियां, झरनों के ऐसे स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविका के बीच जंग जारी है। मतलब भूख के लिए, अपने पेट के लिए इतनी सुंदर सुंदर कोमल औरतें पत्थरों को तोड़ रही हैं, पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके जीवन का पालन पोषण हो सके, उनके भूख को शांत किया जा सके। सुंदर सुंदर औरतें दिखाई देती हैं। इसमें है 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। यह देना कि इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए किन लोगों का योगदान होता है। उत्तर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा अनुभव कराने के लिए निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, जो वहाँ ड्यूटी करते हैं, जो फौजी लोग होते हैं, उनकी पूरी भूमिका होती है सैलानियों को देखने के, उनकी रक्षा करने के लिए। नंबर 2 है, वहाँ के स्थानीय गाइड जो वहाँ स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि बात करते हैं, वे सहयोग यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं, कभी निराश नहीं होते, उत्साह भरपूर होते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, 11 प्रश्न है, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करना है कि जनता की आर्थिक प्रगति में क्या है। किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। आम जनता इस वर्ग में मजदूर हो, चाहे ड्राइवर हो, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्य करने वाले, युमथांग की यात्रा लेखिका पहाड़ी मजदूर और पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही है। यह पर्यटकों के संख्या में वृद्धि होगी, जिसके सीधा सा असर देश की प्रगति में पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। सभी का अपना अपना योगदान होता है। प्रश्न 12 है, प्रश्न 12 में है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होगी? इसमें उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काट दिया जा रहा है, पर्वतों को नंगा कर दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार के प्रदूषित कर दिया जा रहा है, नगरों फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है, सुख सुविधाएं के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग हो रहा है, वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण को संतुलन का बिगाड़ देता है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सारे परिवर्तन तमाम हो रहे हैं। प्रश्न 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक सिक्किम युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है। उन्हें 500 मीटर ऊपर और कटावों में ही बर्फ देखने को मिलेगा और चढ़ाई करना पड़ेगा।
प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन होते हैं, इसलिए स्नोफॉल में कमी के कारण नदियों में जल का प्रवाह की मात्रा भी कम हो जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी के सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित भी हो रहा है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो गया है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर हो रहे हैं, लोगों को रक्तचाप हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, मानसिक अस्थिरता, बहरेपन, अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। इसीलिए हमें अपने नदियों को, अपने पहाड़ों को, अपने पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो मनुष्य स्वयं अपना ही नुकसान करेगा। इसमें है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी कई बार पूछा जाता है। इसमें देखिए ये भी है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, इसमें कटाव को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इतनी सुंदर है, उससे भी अधिक सुंदर यह सुंदरता आज इसीलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकान खुल जाए तो व्यवसायीकरण हो जाए, इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसीलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। अगर दुकान खोल दी जाएगी तो तमाम लोग सामान खरीदेंगे और तमाम गंदगी करेंगे, कचरा करेंगे। इसीलिए कोई भी दुकान यहाँ है ही नहीं, वहाँ दुकान कोई खोली नहीं गई है, क्योंकि इतना खूबसूरत जगह है, इसकी सुंदरता को वो नष्ट कर देगा। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रश्न 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। हिम मंडित पर्वत शिखर एक प्रकार का जल स्तंभ है, जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाती है। नदियों के रूप में बहती है जलधारा। किनारे बसे नगर गांव जल संसाधन के रूप में तथा नगरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करते हैं। अंततः सागर में जाकर नदियां मिल जाती हैं। सागर से जल वाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं और फिर जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचय का वितरण की व्यवस्था की है। मतलब वाष्पीकरण पानी का होता है, वह ऊपर जाता है और फिर बादल बनता है, फिर बादल बनता है, फिर वही बादल पिघलते हैं तो वर्षा होती है। मतलब प्रकृति स्वयं जल को लेती भी है और स्वयं जल को देती भी है। 16 प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है? फौजी बेचारे जो हैं, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी सभी विषमताओं में, सभी कठिनाइयों से जूझते हुए हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। जन जीवन के लिए अति कठिन से कठिन कड़कती ठंड में भी तापमान माइनस में भी चला जाता है। जहां पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में भी रेगिस्तान में रहते हुए हाफ हाफ कर अपने विषमताओं से जूझते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव अछूते रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें, उनके परिवारों के प्रति सम्माननीय भाव रखें, आत्मीय संबंध बनाए रखें, सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने रहें, उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दें तथा उन्हें निराशा से। ये मूल्यपरक प्रश्न है, ये अक्सर बोर्ड की एग्जाम की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर हमारी प्यास बुझाती हैं, ऐसा लेखिका के सहेली ने किस संदर्भ में कहा? प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं? प्रदूषण को दूर करने के लिए ये निबंध भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो गर्मियों में बर्फ शिलाएं पिघलकर हमारी प्यास बुझाती हैं, लेखिका की सहेली ने प्रकृति द्वारा जल संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था के संदर्भ में कहा। प्रकृति सर्दियों में भी बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। गर्मियों में पानी के लिए हाय तौबा मचने से बर्फ शिलाएं पिघल कर हमारी प्यास बुझाती हैं। बढ़ते जल प्रदूषण को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित उपायों का प्रयोग करते हैं। नदियों, झीलों, तालाबों में दूषित जल मिलने से रोकने के लिए लोगों में जागरूकता होनी चाहिए।
फैक्ट्रियाँ, रसायन युक्त कचरा इनमें मिलने से हमें बचाना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए लोगों से। पूजा पाठ की अवशिष्ट सामग्री नदियों में न डालने का अनुरोध करना चाहिए लोगों को। जल स्रोतों के निकट गंदगी न फैलाने का अनुरोध करें लोगों से। प्रश्न 2 है, जाने कितना ऋण है हम इन नदियों के, लेखिका ने ऐसे क्यों कहा? इन नदियों का ऋण चुकाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? नदियों का हम पर ऋण होने का हमारे आस्था होना चाहिए, घातक सिद्ध हो रही हैं। आप नदियों को साफ करने के लिए निम्न उपायों को कर सकते हैं। इसका उत्तर है, इसमें अगला उत्तर है इसका, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नदियां का पानी हमारी प्यास बुझाता है, खेती करने के योग्य आता है, दूसरी ओर सिंचाई के काम आकर अन्न के रूप में हमारा पोषण करती है। फिर भी हम इन नदियों को विविध तरीकों से दूषित करते हैं, गंदा करते हैं। एक और इनमें गंदा पानी मिलने देते हैं तो दूसरी पुण्य पाने के लिए पूजा पाठ की बची सामग्री भी उसमें डाल देते हैं, फूल, मालाएं, कचरा आदि। तथा स्वर्ग पाने की लालसा में इनके किनारे लाशें जलाते हैं, इनमें राख फेंक कर इन्हें प्रदूषित कर देते हैं। इन नदियों का ऋण चुकाने के लिए हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर नदियों को गंदा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अगला है, इसमें लास्ट है, तीसरा है, 3 है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाओं पर किसी दुकान का न होना वरदान है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रकृति स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है आप लोगों की? लेखिका सिक्किम की यात्रा के क्रम में गंगटोक युमथांग की गई। वहां उसे बर्फ देखने को नहीं मिली क्योंकि इन स्थानों पर बाजार, दुकानें होने से पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां होती थी। यहाँ प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से आसपास का तापमान बढ़ा था, पर कटाव की स्थिति एकदम विपरीत थी। वहाँ कोई दुकान न होने से न प्रदूषण था और न तापमान में वृद्धि। इससे वहाँ बर्फ गिरना पहले जैसा ही जारी था। वहाँ दुकान न होना उसके लिए वरदान था। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों की वरदान बनाने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। खाने के खाली पैकेट, गिलास, ये सब हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। वहाँ मिलने वाले कूड़े को जलाने के बजाय जमीन में दबा देना चाहिए। यहाँ वहाँ फेंकने से गंदगी होगी और गंदगी होगी तो प्रकृति दूषित होगी और प्रकृति दूषित होगी तो हमें ही नुकसान पहुँचेगा। प्रश्न अगला, देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह के कठिनाइयों का सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है? क्या क्या हमारे लिए उपदेश इनसे मिल सकते हैं, ज्ञान की बातें? देश की सीमा पर बैठे फौजी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करते हैं, कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। फौजी रेगिस्तान की गर्म लू तथा 50 डिग्री सेल्सियस की अधिक गर्मी के हाफ कर देश की चौकसी करते हैं। दूसरी ओर भारत के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर -15 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं। वे पेट्रोल के अलावा सब कुछ जमा देने वाले वातावरण की भी परवाह नहीं करते और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये फौजी खुद रात रात भर जागकर देशवासियों को चैन की नींद सोने का अवसर देते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उन्हें समय असमय दुश्मन की गोलियों का सामना भी करना पड़ जाता है। वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। सैनिकों के जीवन से हमें मातृभूमि से असीम लगाव है, प्रेम है, देशभक्ति है, देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना है। सर्वोपरि समझने, मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने, कर्तव्य के प्रति सजग रहने तथा त्याग करने वाले हम इन सिपाहियों को सलाम करते हैं। और लास्ट में मैं आपको छोटी सी समरी बता दूंगी कि ये साना साना हाथ जोड़ी जो है लेखिका मधु कांकरिया हैं, वह सिक्किम राजधानी गंगटोक में जाती हैं हिमालय की यात्रा करने के लिए और वहाँ के सुंदर दृश्यों को देखकर वह सम्मोहित हो जाती हैं। वहाँ की श्रमजीवी महिलाओं को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है और उनका जो कम गाइड जितेन नार्गे था उन्हें सभी सुंदर सुंदर दृश्यों को दिखाता चला जाता है और उनके सभी वहाँ की जानकारियाँ देता चला जाता है। युमथांग के लिए जब निकलना पड़ा तो आँख खुलने से लेखिका बालकनी से बड़ा ही सुंदर दृश्य देखती है, उसका मन एकदम सम्मोहित हो जाता है। और इसके बाद फिर रास्ते में मंत्र लिखी हुई तमाम पताकाएं दिखाई देती हैं, जिसमें सफ़ेद 108 पताकाएं देखकर लेखिका पूछती है जितेन से, तो जितेन कहता है कि बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर 108 सफ़ेद पताकाएं लहराई जाती है
और अगर कोई शुभ कार्य होता है तो 108 रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इस तरीके से कम गाइड और यह भी बताता है कि यहाँ फिल्म की शूटिंग होती है और अलग अलग चीज़ों को, वहाँ पे कुछ चक्र हैं, उस चक्र के बारे में बताता है कि इस चक्र को घुमाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और धुंधली चादर हटी तो तमाम दिशाएं, सुंदर पहाड़, आकृतियाँ और मंत्रमुग्ध वहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हैं। और वहीं पे लिखा होता है, साना साना हाथ जोड़ी मंत्रमुग्ध सीवत थोड़ी दूर तक निकल गई। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब होता है छोटे छोटे, उसके ओठों पर वही प्रार्थना, पुनः साना साना हाथ जोड़े मतलब छोटे छोटे हाथों से जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद लेखिका जीप से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ने लगती है और सुंदर सुंदर दृश्यों को देखती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं पहाड़ों पे चढ़ चढ़ कर, महिलाएं काम कर रही हैं, पत्थरों को तोड़ रही हैं, बच्चों को अपने पीठ पर लाद कर महिलाएं कार्य कर रही हैं। हिमालय का सुंदर दृश्य जो है वह कभी सूरज की रोशनी से पीला दिखाई देता है, कभी सफ़ेद, कभी पथरीला दिखाई देता है। इन चीज़ों को देख कर उनका मन जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इसके बाद वह कहती हैं कि मैं बर्फ़ देखना चाहती हूँ। तब वो कहते हैं कि बर्फ़ इन इलाकों में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। उसके लिए युमथांग में चिप्स बेचती एक युवती को देखते हैं तो उनके मन में यह संदेश आता और लेखिका कहती है कि आप कौन हैं? वह तो कहती है लेखिका, अरे चिप्स बेचने वाली, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को सुनकर अच्छा लगता है। सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर खुश हैं। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेखिका मन ही मन कर रही थी, हाँ रास्ते अभी बन रहे हैं, नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, कितने परिश्रम के साथ रास्तों को बनाया जाता है। आज सारी जानकारियाँ देते हुए सब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। ये सारी बात जितेन लेखिका को बताता है और कहता है, एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट भी हैं। गुरु नानक की थाली से छिड़का थोड़े चावल यहाँ गिरे थे, वह चावल की खेती होती है केधुम की। और इशारा करते हुए उसने बताया कि देवी देवताओं का वास है, जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा उसने बताया। वहाँ वे पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं, कभी गंदा नहीं करते हैं। और युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया। इसके बाद उन्होंने ही बड़े परिश्रम से यहाँ फौजियों को रहने का व्यवस्था कर दी, जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म आ सकें और सुंदर दृश्यों को देख सकें और इससे सरकार की कमाई भी हो सके। घाटियों में रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया। किसने बनाया? राजशेखर ने बनाया, शेखर दत्ता ने बनाया, अपने दिमाग से। कप्तान थे वो। लेखिका मन ही मन कर रही थी, हाँ रास्ते अभी बन रहे हैं, नए स्थानों की खोज हो रही है। मनुष्य इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।